चलिए, अमेंडमेंट टू प्लेटिंग्स। अमेंडमेंट सिर्फ प्लेंट की नहीं होती, अमेंडमेंट किसी भी प्लीडिंग की हो सकती है। तो अंडर दी सिविल प्रोसीजर कोड दो पार्टीज होती हैं किसी भी केस में। तो एक प्लेंट जो सबमिट करता है वो प्लेंटिफ कहलाता है, और जो उसका रिप्लाई देता है वो रिस्पोंडेंट कहलाता है। और प्लेंट का जो रिप्लाई होता है वो रिटर्न स्टेटमेंट कहलाता है केसिफ के टर्मिनोलॉजी में। अकॉर्डिंग टू दी सिविल प्रोसीजर कोड, हम किसी प्लेंट को या किसी रिटर्न स्टेटमेंट को किसी भी स्टेज पर अमेंड कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस होते हैं उसके लिए। वो क्या कंडीशंस होती हैं? कोर्ट क्या चीजें देखता है कि भाई प्लेंट किस वक्त अमेंड की जा रही है, टाइमिंग क्या है, एंड एट व्हाट स्टेज द एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट इज बीइंग सबमिटेड इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। क्या वो अगर और ये जो अमेंडमेंट की जा रही है उससे कॉज ऑफ एक्शन तो चेंज नहीं हो जाएगा, या फिर इन दी इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कोर्ट कई बार अपना डिसीजन ले लेता है और उसको अमेंड करने की इजाजत दे देता है। तो जरा देखते हैं कि किस कंडीशन में अमेंड हो सकता है। और हमारी इस केस में हमारे जो प्रोविजंस हैं वो क्या कहते हैं। प्रोविजंस इसमें जो अमेंडमेंट से रिलेटेड है सीपीसी में वो 5 हैं। एक तो ऑर्डर 6 रूल 17, ऑर्डर 6 रूल 18 and section 151, section 153 and order 41 rule 3 and 3A। 5 या 6 ये सेक्शंस हैं जो अमेंडमेंट के बारे में बात करते हैं। ऑर्डर 6 रूल 17 कहता है कि ये जनरल रूल है जो कि कहता है कि कोर्ट किसी भी स्टेज पर अमेंडमेंट अलाउ कर सकता है, और वो जो होता है अमेंडमेंट दैट शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। एंड अगर कोई रियल क्वेश्चन से रिलेटेड है दोनों पार्टीज के बीच में तो बाद में कोर्ट अलाउ कर सकता है। और अगर कोर्ट ये समझता है कि आर्बिट्ररी है उससे केस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो कोर्ट कैन टेक ए डिसीजन नॉट टू अलाउ द अमेंडमेंट, बिकॉज हमारी जस्टिस का एक प्रिंसिपल ये भी होता है कि स्पीडी डिलीवरी ऑफ जस्टिस शुड बी देयर। तो ऐसा ना हो कि एक पार्टी सिर्फ फायदा उठा रही है कि भाई ठीक है हर 2-4 दिन में अमेंडमेंट लेके आ जाती है और कोर्ट को आगे ही नहीं बढ़ने देगा, तो कोर्ट वो डिसअलाउ करेगा। अगर ऐसा होगा तो कोर्ट अपना डिसीजन ले लेगा और डिसअलाउ कर देगा। जो 18 है रूल दैट सेज के फेलियर ऑफ कोर्ट, फेलियर टू अमेंड ऑर्डर, अमेंड आफ्टर ऑर्डर। इसका मतलब ये है ऑर्डर कोई अगर कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दे दिया, कोर्ट कई बार केसेस में कुछ इंटरिम ऑर्डर्स दे देता है और उसके बाद 14 दिन के अंदर अगर उसने अमेंडमेंट नहीं किया तो फिर कोर्ट बाद में अलाउ नहीं करेगा। तो दैट इज व्हाट द रूल 18 सेज। यहाँ पर एक टाइम लिमिटेशन आ गई 14 दिन। इससे पहले हमने देखा था कि 17 नंबर में कोई टाइम लिमिटेशन नहीं थी। इसमें पहली बार हमने देखा है अमेंडमेंट में टाइम लिमिटेशन, दैट इज बार्ड बाय लिमिटेशन। सेक्शन 151 में चलते हैं। सेक्शन 151 एक बहुत जनरल सेक्शन है जो कि ये बोलता है कि कोई भी प्लीडिंग किसी भी स्टेज पर अमेंड की जा सकती है अगर वो जस्टिस के इंटरेस्ट में हो, यानी कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस को। और इसके अंदर एक इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट हमने दिया है कि कोर्ट का अपना पावर हो सकता है, कोर्ट का अपना डिस्कशन हो सकता है। अगर कोई भी अमेंडमेंट सेक्शन 151 में डाली गई है तो कोर्ट अपना डिसीजन ले सकता है और उसको अमेंडमेंट को अलाउ या डिसअलाउ किया जा सकता है।
और इसमें हमने कोई टाइम लिमिट नहीं डाली, ना कोई लिमिटेशन दिया है। दैट मीन्स कि कोर्ट किसी भी स्टेज पर ये डिसाइड कर सकता है कि अमेंडमेंट अलाउ की जाए या नहीं की जाए। अब 153 पर आ जाते हैं। दिस इज, ये रिलेटेड है कोर्ट की अमेंडमेंट से, यानी कि ये अमेंडमेंट वो नहीं है जो हम समझते हैं। ये वो अमेंडमेंट है कि अगर कोर्ट की किसी प्रोसीडिंग में कोई डिफेक्ट या एरर आ गया, मान लीजिए कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया है या डिग्री पास कर दी और कोर्ट को ये लगता है कि नहीं भाई इसमें एरर हो गया है, देन द कोर्ट कैन अमेंड इट्स ओन प्रोसीडिंग्स। ये जनरली सेक्शन इस अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स में आता नहीं है, लेकिन हम ये डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि ये और कभी डिस्कस नहीं होगा। ये जनरली डिस्कस होता नहीं है 153। तो ये हमें ऐसा लगा कि स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि 153 जैसा भी एक सेक्शन होता है जिसमें कोर्ट अपनी ही प्रोसीडिंग्स को अमेंड करने के लिए बाध्य हो सकता है। यानी कि हम अगर कोर्ट का ध्यान दिलाते हैं कि सर आपने यहाँ पर एक गलती की हुई है तो इसको आप अमेंड कर दीजिए, तो कोर्ट कैन इशू एन इंटरिम ऑर्डर अगेंस्ट इट्स ओन प्रोसीडिंग एंड गो फॉर द अमेंडमेंट। Last, section 41, rule 3 and 3A. Section 41, rule 3 and 3A ये अपील से रिलेटेड है। यानी कि जब अपील जाती है तो मेमोरेंडम ऑफ अपील होता है, और मेमोरेंडम ऑफ अपील में अगर कोई अमेंडमेंट करना होगा तो हमें ऑर्डर 41 रूल 3 के अंदर में जाना पड़ेगा। और इसमें जब भी ऐसा कुछ अमेंडमेंट होता है तो कोर्ट का एक इनहेरेंट पावर होता है हमेशा उसको रिजेक्ट करने का। तो कोर्ट अपने रीजन रिकॉर्ड करता है और वो उस मेमोरेंडम को की अमेंडमेंट को रिजेक्ट कर सकता है। सेकंड थिंग ये है कि इन चीज़ों में कई बार लिमिटेशन, इट इज बार्ड बाय लिमिटेशन आल्सो समटाइम्स। जैसे हमने वहां देखा था कि 14 दिन के अंदर अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर होता है तो उसको 14 दिन के अंदर ही हम अपील कर सकते हैं अमेंडमेंट के लिए, अदरवाइज नहीं कर सकते। और इस तरह के और भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं जो कि अप्लाई हो जाते हैं कई बार बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द केस। 3A क्या कहता है? 3A इज अबाउट द कंडोनेशन ऑफ डिले। नॉर्मली होता क्या है सिविल केसेस में, ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि कोई प्लेंटिफ या डिफेंडेंट या किसी भी स्टेज पर वो अगर ये अमेंडमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो 3A का एक कंडोनेशन ऑफ डिले इसलिए दिया जाता है कि सिविल केसेस में इतनी रिजिडिटी नहीं होती, कोर्ट भी उतने सख्त नहीं होते, क्योंकि एवरीथिंग शुड बी डन इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो उसमें अगर कहीं पर लिमिटेशन होता है कहीं पर नहीं होता, लेकिन एक कंडोनेशन ऑफ डिले लगा देते हैं कि हम इसलिए डिले हो गया इसलिए हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास ये मजबूरी थी, या जो भी मजबूरी होती है वो हम कोर्ट के सामने रख देते हैं। तो कोर्ट अगर चाहता है तो अलाउ कर सकता है, और अगर कोई रीजन नहीं देखता है तो अलाउ नहीं करेगा। अगर वो ये समझेगा कि नहीं भाई पहले कर सकते थे और नहीं किया और अब अपने रीजन दे रहे हो उल्टे सीधे, तो फिर वो अलाउ नहीं करेगा। इतना समझ में आया ना आपको? इतना क्लियर हुआ? सर। अच्छा, हाँ सर। इस केस को एक केस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं जो हमने कहा है अभी तक का। हाँ, एक बीच में ये है कि डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक। डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक क्या है? ये हालांकि ये अक्सर हम सुनते नहीं है इस तरह का, लेकिन ये एक बड़ा सिंपल सा डॉक्ट्रिन है। ये कहता है कि जो कुछ भी आज किया गया है, यानी कि कोई अमेंडमेंट अगर आज किया गया है
तो वो ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे कि वो पहले से ही इधर था। यानी कि अगर हम मान लो कोई प्लेट में हम अमेंड कर रहे हैं या किसी रिटर्न स्टेटमेंट में अमेंडमेंट के लिए हम दे रहे हैं और कोर्ट ने वो अलाउ कर दिया, तो कोर्ट उसको ऐसे ट्रीट करेगी जैसे वो हमने ओरिजिनली दिया था। That means it will be taken in continuation with the original WS or original print or whatever the document is. बस ये सिंपल सा डॉक्ट्रिन है, इसका नाम बहुत बड़ा है लेकिन है बड़ा सिंपल। रिजेक्शन ऑफ अमेंडमेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ लिमिटेशन, ये तो हमने देख ही लिया, और इसके एक दो एग्जांपल्स मैं कवर कर दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। एक केस देखते हैं, ये एक उदय रानी वर्सेस मोहन है, हाई कोर्ट ऑफ मद्रास। ये बहुत ही रीसेंट केस है और 2020 में डिसाइड हुआ था। इसमें क्या था, सिंपल कहानी ये है इसकी कि वाइफ और हस्बैंड उन दोनों में डिवोर्स का केस चला और हस्बैंड ने पिटीशन डाला था ट्रायल कोर्ट में डिवोर्स के लिए। जिस वक्त हस्बैंड ने पिटीशन डाला है उस वक्त इनकी दो बच्चे थे, एक लड़की थी एक लड़का था, और थोड़े ड्यूरिंग दी कंटिन्यूएशन ऑफ दी प्रोसीडिंग लड़की की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। तो लड़के की गार्जियनशिप के लिए हस्बैंड के लॉयर ने प्रेयर डाली कि लड़के की गार्जियनशिप जो है हस्बैंड को प्रोवाइड की जाए। दैट वाज द बेसिक प्रेयर इन द इनिशियल क्लेम। और उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन हो गए, एविडेंस इन चीफ हो गया, उसके बाद क्लोज हो गए, एविडेंस भी क्लोज हो गए। एविडेंस क्लोज होने के बाद ही ऑफ कोर्स क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ एंड फाइनल आर्गुमेंट के स्टेज तक आ गया। देन दी हस्बैंड केम अप बिफोर द ट्रायल कोर्ट और हस्बैंड ने कहा कि भाई मुझे एक अमेंडमेंट कराना है, अब मैं इस लड़के की कस्टडी चाहता हूँ। तो कोर्ट ने पूछा भाई अब क्यों, अब क्या रीजन है? तो हस्बैंड कहते हैं कि साहब मैं गलती से, मेरे वकील ने पहले ये गलत प्रेयर डाल दी थी और मैंने नोटिस नहीं किया, और अब मैंने नोटिस किया है तो अब अलाउ कर दीजिए प्लीज, मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि बच्चे के इंटरेस्ट में ये अलाउ किया जाए। तो लोअर कोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया। लोअर कोर्ट ने कहा ठीक है, आप अगर ऐसा बोलते हैं तो हम मान लेते हैं एंड यू कैन पुट अप एन अमेंडमेंट इन दी प्रेयर ऑफ योर प्लेन। बट द अपोजिट पार्टी ने ये माना नहीं, लोअर कोर्ट का ऑर्डर आ गया और अपोजिट पार्टी ने उसको कॉन्टेस्ट कर दिया हाई कोर्ट में। उन्होंने ये कहा हाई कोर्ट में जाके कि साहब ये इस केस में हर रोज आते थे, ऐसा नहीं है कि कभी आए ही नहीं, बीच बीच में ये आते रहे और क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो गया, उससे पहले एविडेंस हुई, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, उसके बाद फिर क्लोज हुआ, और अब ये आर्गुमेंट फाइनल आर्गुमेंट स्टेज से पहले ही इस तरह का प्रेयर में अमेंडमेंट चाहते हैं। तो व्हाई इट वाज नॉट डन अर्लियर, इसका कोई इन्होंने कोजेंट रीजन दिया नहीं। एंड इससे पूरा का पूरा केस ही बदल जाता है, बिकॉज इससे हमारे आर्गुमेंट्स चेंज हो जाएंगे, हमारे एविडेंस चेंज हो जाएंगे और पूरा कॉज ऑफ एक्शन चेंज हो जाएगा। तो हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है, द सेशंस कोर्ट और द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज इन फैक्ट डन ए मिस्टेक इन agreeing for the amendment, and at this stage amendment is not admissible. अब ये प्रोविजो हम देखते हैं, रूल 17 ऑर्डर 6 रूल 17 का एक प्रोविजो है। वो क्या कहता है? प्रोविजो ये कहता है ट्रायल स्टार्ट होने के बाद कोई अमेंडमेंट नहीं होगा अगर कोर्ट सर्टिफाई होता है कि डिस्पाइट ड्यू डिलिजेंस एप्लीकेंट सबमिट नहीं कर सका, पहले एप्लीकेंट सबमिट नहीं कर सका, उसने कोशिश की और नहीं कर सका, तो अब तभी मैं अलाउ करूंगा, नहीं तो अलाउ नहीं करूंगा। एक बार ट्रायल स्टार्ट हो गया तो देयर कैन नॉट बी एनी अमेंडमेंट। तो दिस इज ए गुड एग्जांपल कि
किस तरह से ये प्रोविजो अप्लाई होता है यहाँ पर। एक बार ट्रायल स्टार्ट हो गया, ट्रायल स्टार्ट होने का मतलब ये है कि आपके रिटर्न स्टेटमेंट्स चले गए और उसके बाद आपका एविडेंस स्टेज चालू हो गया। जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट गया मतलब ट्रायल स्टार्ट हुआ। उसके बाद जब एफिडेविट सबमिट होते हैं, यानी कि एविडेंस जब कोर्ट में एडमिट होता है, उसके बाद से कोई भी कोर्ट कभी भी अलाउ नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ कंफर्मेशन ऑफ डिले और कुछ रीजंस दिए जाते हैं कोर्ट को। तो दैट इज व्हाट इज अमेंडमेंट। और इसमें अगर आपके अब कोई क्वेश्चंस है तो मुझे बताइए, और नहीं तो फिर यहाँ तक हम अमेंडमेंट क्लोज करते हैं। अब आपको अगर कुछ रिपीट करना है तो वो मुझे बताइए। अगर मैं कुछ रिपीट आप चाहते हैं कि मैं करूं तो मैं कर देता हूँ। सर फिलहाल तो नहीं है, मैं आपसे बाद में पूछूंगी कमेंट करके।